नमस्कार विद्यार्थियों, उड़ान द फ्लाई के माध्यम से आज फिर एक बार आप लोगों के सिलेबस के विषय में चर्चा होगी। आज बीए सेकंड ईयर के छात्रों के लिए जो मध्यकालीन आधुनिक इतिहास के विद्यार्थी हैं उनके लिए पेपर चर्चा किया जाएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1740। इस जो ये सिलेबस है बीए सेकंड ईयर का, और यही सेम सिलेबस बीए थर्ड ईयर के मॉडर्न हिस्ट्री के जो छात्र हैं उनका तीसरा पेपर भी ये है। तो ये दोनों के विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा। अगर वो देखें तो एक ही चीज़ रहेगी। इसमें पहली जो यूनिट है हमारा वो है भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। विद्यार्थियों, जो हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले दिल्ली सल्तनत आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार भारत में एक सल्तनत की स्थापना होती है, उसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, और किस प्रकार से वो सल्तनत अपना विस्तार करती है, और उस विस्तार होने के बाद उसका पतन किस तरह होता है, वो पतन किसके द्वारा किया जाता है, कौन व्यक्ति उस साम्राज्य को, उस दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करता है और अपनी सल्तनत को स्थापित करता है, यानी मुगलिया सल्तनत को स्थापित करता है भारत में। उसको स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सर्वप्रथम उसी को बताएंगे कि वो व्यक्ति बाबर था, और वो बाबर के आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, उसकी आगमन की दशा क्या थी, किन कारणों से आगमन हुआ था, इस चीज़ का वर्णन करना है हमें इसके फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट यूनिट के। और दूसरे जो इसमें ये है, दूसरा जो इसका पॉइंट है ये है कि जो जाहिदीन मोहम्मद बाबर था, जो मुग़ल वंश का पहला शासक था, वो उसके आक्रमण एवं उसकी उपलब्धियाँ, भारत में वो कितने आक्रमण किए, कितने युद्ध लड़े, किस प्रकार से वो भारत में आया, किन किन रास्तों से आया और किस तरह से आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तथा भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद उसकी उपलब्धियां क्या रहीं, उसने क्या क्या सफलताएं हासिल की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इसका तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु ये है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और जब वो गद्दी पे बैठता है तो उसकी समस्याएं क्या आती हैं, उसके सामने क्या समस्याएं आती हैं, चुनौतियां क्या आती हैं, उसका चर्चा करना है। दूसरी चर्चा ये करना है कि उसकी पराजय कैसे होती है। एक जो राज्य स्थापना होती है, जिसकी स्थापना बाबर द्वारा की जाती है, उसका पुत्र हुमायूं आता है, और पूरा वो हुमायूं अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने साम्राज्य को संचालित करने का काम करता है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि उसकी पराजय होती है, और वो एक बार ऐसी स्थितियाँ उसके सामने आती हैं कि वो मुग़ल सल्तनत छोड़ के उसको भागना पड़ता है, और कंधा जा कर के शासकों के यहाँ शरण लेनी पड़ती है। और इसमें जो तीसरा है पुनरागमन। पुनरागमन का मतलब ये है कि पुनः आगमन। हम देखते हैं कि जो ये हुमायूं जिसके द्वारा हराया जाता है वो शेर शाह नामक व्यक्ति था, सूर्यवंश का संस्थापक था, और वो व्यक्ति इसको हराता है, और देखने को ये मिलता है कि हुमायूं उसके से हारने के बाद वो चला तो जाता है बाहर अपने दूसरे देशों में, लेकिन पुनः उसका आगमन किस प्रकार से होता है, क्या कारण रहते हैं आगमन का, इसको इस पुरागमन में बताने का प्रयास किया जाएगा। जो इसमें चौथा पॉइंट है वो है द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। सवाल ये है कि द्वितीय अफगान साम्राज्य से हमारा मायने क्या है। मायने यही है कि वहीं शेर शाह जो हुमायूं को हरा रहा था, जिस वंश की जो साम्राज्य की स्थापना कर रहा था, वो द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा जाता था, क्योंकि जो शेर शाह था वो अफगान वंश से संबंधित था। अफगानों का मायने उसी अफगानों से था जो अफगान दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश वाले जो अफगान थे, उन्हीं से इनका संबंध था। कहीं ना कहीं वहीं उन्हीं की सरजमी से इसके पूर्वज आए हुए थे, और इनका अस्तित्व उसी से है। अब जब मुग़ल साम्राज्य के शासक को हराने के बाद अपना साम्राज्य को स्थापना करता है, तो उसकी विजयें कौन थी, प्रमुख विजयें कौन कौन थीं, और उसकी उपलब्धियां क्या थीं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हमको करनी है इस चीज़ें में। अब इसकी उपलब्धियों में कई चीज़ें हैं, उसकी साम्राज्य विस्तार की उपलब्धियाँ, उसके राजस्व की उपलब्धियाँ, अन्य तमाम चीज़ों की प्रशासनिक उपलब्धियाँ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब उपलब्धियों की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। जो इसका पांचवा बिंदु है फर्स्ट यूनिट का, वो है सूर्यवंश का पतन। सूर्यवंश जो शेर शाह द्वारा स्थापित किया गया था, जिस वंश को, उसको सूर्यवंश कहा जाता था, उसकी स्थापना
जब हुई तो अब ये साम्राज्य पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे कि वो साम्राज्य पतन हो रहा है, इसके बारे में इस बिंदु पे चर्चा करना है। जो दूसरी यूनिट है हमारी वो है मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष का मतलब ये कि ऊंचाइयों पे जाना। अब ये देखना है कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार से किसके शासनकाल में किन के द्वारा ऊंचाइयों पे पहुंचाया जा रहा है, इसका वर्णन इस यूनिट में करता है। जो इसमें जो प्रथम शासक आता है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। अकबर वही अकबर जो जिसकी उपलब्धियां मुगल साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, इसीलिए इस यूनिट का नाम लिखा है चरमोत्कर्ष कैसे कर रहा है मुगल साम्राज्य। कहा यह जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा जरूर की गई, लेकिन उस साम्राज्य का जो विकास किया गया, जो नीतियां जो उस साम्राज्य में लागू की गई, उस सारी नीतियों को लागू करने वाला कोई शासक था तो वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उसके राजरोहण के बारे में पढ़ेंगे, उसके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसने कौन कौन विजय हासिल की और साम्राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार उसके द्वारा किया जाता है, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन यूनिट 2 के फर्स्ट पॉइंट में हम लोग करने जा रहे हैं। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जो आपने फर्स्ट यूनिट में देखा कि उसकी राजरोहण क्या थे, राजरोहण कैसे हुआ, उसकी समस्याएं क्या आ रही हैं, वो विजय कौन प्राप्त कर रहा है, साम्राज्य का पुनर्गठन कैसे कर रहा है। जब इतनी सारी चीज़ें कर ले रहा है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इस दूसरे पॉइंट में कि ये सारे काम करने के लिए उसको कौन कौन सी नीतियां बनानी पड़ी। तो उसकी 3 नीतियां जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हैं अकबर की राजपूत नीति, अकबर की दक्षिण नीति, अकबर की धार्मिक नीति। क्योंकि अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि अकबर मुगल वंश का ऐसा शासक था जिसने जो नीति बनाई मुगल साम्राज्य उसी नीतियों को फॉलो करता रहा, और जब तक उस नीतियों पे चलता रहा मुगल साम्राज्य ऊंचाइयों पे पहुंचता रहा, और जब उसकी नीतियों से हटने का प्रयास किया गया तो मुगल साम्राज्य अपने पतन की तरफ बढ़ने लगा। तो अब सवाल यह है कि राजपूत नीति से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो तुर्कों ने जिससे सत्ता सीनी थी वो थे राजपूत, चौहान वंशी राजपूतों का शासन था। तो इस प्रकार राजपूतों का एक बड़ा वर्ग जो अपनी सूरवीरता के लिए जाने जाते थे, राजपूताना जिनका निवास स्थल था जहाँ उनके लोग वहाँ शासन करते थे अपने उस क्षेत्र में, तो ये वहाँ के लोग थे। और कहा जाता था कि राजपूत अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, और कोई भी विदेशी शासक जो आया उनको सबसे ज़्यादा अगर टकराव किसी से मिला तो भारत में राजपूतों से मिल रहा था। और अकबर इस चीज़ को बाखूबी तरीके से जानता था, अपने इतिहास के पन्नों को देखा था और वो समझ रहा था कि अगर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो इस राजपूतों को इग्नोर नहीं करना है। और वो ये समझ रहा था कि इनको अपने साथ कैसे मिलाया जाए, किस प्रकार लाया जाए, उसके लिए वो अपनी राजपूत नीति विकास बना रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगलिया सल्तनत अकबर के समय तक हो, अभी तक ये पूरा सल्तनत सिर्फ उत्तर भारत में ही सिमटा है। दक्षिण भारत की तरफ हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के समय अलाउद्दीन खलजी द्वारा प्रयास किया गया था और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा वहाँ पे विस्तार किया गया था, लेकिन मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद कोई भी गतिविधि दक्षिण में नहीं की गई। सिर्फ बाबर द्वारा उत्तर भारत में ही अपने साम्राज्य को मजबूत किया गया, दक्षिण भारत में कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। तो इसको एक चैलेंज था कि मुगल साम्राज्य जब उत्तर भारत में राजपूत इसके साथ हो गए और इतनी जो अपनी वीरता के लिए जाने जा रहे थे इनके सहायक बन गए राजपूत नीति के माध्यम से, तो अब उन राजपूतों के आने के बाद अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए अकबर को जो एक नीति बनानी थी साम्राज्य विस्तार की, वो दक्षिण की तरफ नीति बनानी थी। दक्षिण की तरफ नीति ये थी कि ये दक्षिण की तरफ जाएंगे एक योजनाबद्ध तरीके से और अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ये सारों चीज़ों का अध्ययन हम इसके दक्षिण नीति में करेंगे। धार्मिक नीति से आप समझ रहे हैं कि एक धर्म है, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है वो धार्मिक नीति है। तो सीधी सीधी बात यह है कि चूंकि मुगल सम्राट जो बादशाह था वो अकबर, चूंकि एक वो जो धर्म को मान रहा था वो धर्म था उसका इस्लाम धर्म। चूंकि भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या जो थी वो थी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो जितने भारतीय धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे थे इस साम्राज्य में सब लोग थे, और मुस्लिम जनसंख्या भी अब एक बड़े पैमाने पे थी। लेकिन सबसे जो बहुसंख्यक जिसको कहा जाएगा वो हिंदू जनसंख्या थी।
ऐसे में जो एक साम्राज्य की रूपरेखा थी कई धर्मों से मिलकर बन रही थी, ऐसे में साम्राज्य के लिए, शासक के लिए जरूरी था कि वो अपने राज्य के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए और सभी धर्मों को अपनी उस नीति में महत्ता दे। इसके लिए जो कार्य किया जाता है पूरे सल्तनत में अकबर द्वारा एक बेहतरीन काम किया जाता है, और इसको हम इस पॉइंट में उसी चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अकबर इस धार्मिक नीति में क्या किन किन नीतियों को अपनाता है, उस नीतियों के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। जो इसमें तीसरा पॉइंट है अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर शासक बनता है, और उसकी नीतियों को पढ़ेंगे, उसके जीवनी के साथ साथ उनकी नीतियों को पढ़ेंगे कि उसने राजपूतों के साथ कैसा संबंध बनाया, उसकी दक्षिण नीति कैसी रही, क्या वो कुछ परिवर्तन कर रहा है जो अकबर ने किया था, उसकी उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति कैसी रही। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का मतलब कि ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत काबुल वाले भाग को, और उसका जो उसकी जो एक पत्नी थी जो जिसे नूरजहां का नाम दिया गया, और उसका कैसे साम्राज्य में हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये कहा जाएगा कि नूरजहां की राजनीति में सहभागिता किस तरीके से बढ़ रही है, इसका अध्ययन इस पॉइंट में किया जाएगा। अब आगे जो हमारा पॉइंट है वो है, अगला जो शासक है इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है शाहजहां। शाहजहां का नाम सभी लोग सुने हैं, वही शाहजहां जिसने आगरा में ताजमहल बनाया था, वो यही शाहजहां है। और इसकी हम अब तुलना कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप एक चीज़ देखिए, हमने अकबर का पढ़ा था कि अकबर ने राजपूत नीति शुरू की, दक्षिण नीति शुरू की, धार्मिक नीति शुरू की, और हमने ये कहा था कि बेस अकबर के यहाँ से ही तैयार होता है। वो सारी चीज़ों का अध्ययन हम उसके नीचे आने वाले शासकों का भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से राजपूतों के साथ शाहजहां की नीति क्या रही, दक्षिण में शाहजहां की नीति क्या रही, उत्तर पश्चिम में क्या उसकी नीति रही, मध्य एशिया में क्या नीति बनाता है। और एक चीज़ और कहा जाता है कि शाहजहां का काल स्वर्ण युग था, इसकी समीक्षा कीजिए। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो इस स्वर्ण युग से हमारा क्या मतलब है? स्वर्ण युग से मतलब यही है कि अकबर के बाद स्थापत्य कला में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया गया वो काम था स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां द्वारा। और शाहजहां का स्थापत्य आप देखते हैं कि आगरा में जो उसकी ताजमहल है, दुनिया के सबसे खूबसूरत जो स्थापत्य है उसमें एक माना जा रहा है। आश्चर्य है, जो कहा जाता है कि 7वां आश्चर्य है, उसमें से जो 7 आश्चर्य हैं उसमें से एक ताजमहल को भी माना जाता है। तो ये उसकी इस चीज़ों का अध्ययन हम इसमें स्वर्ण युग में पढ़ेंगे कि क्या कैसे जिस तरह का कला स्थापत्य के क्षेत्र में जो स्थापत्य था उसका स्वर्ण युग क्यों कहा जा रहा है, इन चीज़ों का अध्ययन इसमें हम किया जाएगा। अब हम आते हैं तीसरा यूनिट, जो तीसरी हमारी ये इकाई 3 है। इसमें अब देख रहे हैं कि चूंकि एक चीज़ और छूट रहा है, उस पर 5वां बिंदु छूट रहा है। इसमें है मराठों का उत्कर्ष और शिवाजी। मराठाओं का मतलब आप समझ रहे हैं, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा उदित हो रहे हैं महाराष्ट्र में, और उसके जो नेतृत्व करता है वो शिवाजी। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इनका प्रशासन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि दक्षिण में हिंदू राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में शिवाजी का नाम लिया जाता है। तो इसमें अध्ययन होगा। जो तीसरी यूनिट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य का हास का मतलब कि नीचे आ रहा था। मुगल साम्राज्य कैसे अब अपने जो ऊंचाइयों पर गया था उस ऊंचाइयों से नीचे कैसे आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो इसमें पहला पॉइंट बन रहा है वो है शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध का मतलब ये होता है कि संपत्ति के लिए बंटवारा, वो इन चीज़ों का युद्ध कैसे मुगलों में होता था। मुगल चूंकि एक कबायली जाति थे, और हमेशा ये देखा जा रहा था कि जब एक मुगल साम्राज्य का पतन हो, जब मुगल साम्राज्य की मृत्यु होती थी तो उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता था। उसी को उत्तराधिकार युद्ध कहा जाता था। उनके उत्तराधिकारियों के चयन के लिए जो झगड़ा होता था, युद्ध होता था, उसी को उत्तराधिकार युद्ध कहा जाता था। और ये जो सबसे भयानक जो मुगल साम्राज्य में एक उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया वो शाहजहां के पुत्रों में लड़ा गया। कहा जाता है कि शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिए थे, और उसमें औरंगजेब लास्ट तक विजयी होता है। तो देखते हैं जब औरंगजेब विजयी होता है तो उस औरंगजेब के बारे में भी हमको अध्ययन करना है। तो जो इसमें दूसरा पॉइंट बन रहा है वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब की राजपूत नीति। वहीं अकबर की राजपूत नीति जो शुरू की गई है, औरंगजेब उस राजपूत नीति को कैसे लागू कर रहा है, उस दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। और इसने अपनी धार्मिक नीति क्या बनाई, इसकी धार्मिक नीति कैसे रही, इसकी चर्चा हम करेंगे।
और ये तीसरा पॉइंट इसमें है औरंगजेब की दक्षिण नीति। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य औरंगजेब अपने जीवन का 25 वर्ष उत्तर में और 25 वर्ष दक्षिण में बिता दिया। जो 50 वर्ष इसने शासन का जो एक काल का है उसमें से 25 वर्ष दक्षिण में बिताया और कभी भी आगरा इस काल में आगरा आने का उसको मौका नहीं मिला। तो एक लंबा जो टाइम व्यतीत किया दक्षिण में, उसकी नीति के बारे में पढ़ना है और उसके विफलता के कारण पढ़ना है। एक लंबा समय जो दक्षिण व्यतीत कर रहा है उसके बावजूद भी उसकी नीति विफल क्यों होती है, इसके बारे में हम इसमें विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे और अकबर की नीति से और औरंगजेब की नीति से तुलनात्मक अध्ययन करके यहाँ एक निष्कर्ष भी हम देंगे कि दोनों की नीतियों में क्या अंतर हो रहा है और इस जब अंतर हो रहा है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है और ये परिणाम मुगल साम्राज्य के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है, इसमें वर्णन होगा। चौथा पॉइंट जो है उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती का मतलब ये है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, उसके बाद क्या घटनाक्रम परिवर्तित होता है और किन वजहों से घटनाक्रम आता है और उसके बाद कौन शासक आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। तो नादिर शाह का आक्रमण जो होता है, कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव को डमाडोल कर दिया और आगे चल के पतन होने के लिए एक ये भी कारण बनता है। और ये परिस्थितियां और परिणाम, सवाल ये था कि नादिर शाह, मुगल साम्राज्य जो भारत में इतना ज़्यादा विस्तृत था, एक नादिर शाह जो बाहर से आता है और मुगल साम्राज्य पे आक्रमण करता है, उसके लिए क्या परिस्थितियां बन रही हैं और उसका परिणाम क्या निकल रहा है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपको ये बताया गया ऊपर वाले बिंदु में, चौथे बिंदु में, कि ये नादिर शाह का आक्रमण होता है और उसके बाद मुगल साम्राज्य डगमगाने लगता है, यानी पतन की शुरुआत होने लगती है। और तो यही बिंदु 5वें में अध्ययन किया जाएगा कि मुगल साम्राज्य जो पतन की तरफ बढ़ रहा है, यानी पतन हो रहा है, अब मान लीजिए आगे चल के, वो पतन के कारण क्या हैं, क्या कारण रहे कि एक मुगलिया सल्तनत इतना वितरित तरीके से स्थापित हुआ और कई सौ वर्षों तक भारत में शासन किया और वो साम्राज्य पतन हो गया। इन चीज़ों का अध्ययन करना है इसमें। अब जो चौथी यूनिट है वो है प्रशासनिक इकाइयाँ, प्रशासनिक संस्थाएं या इकाइयाँ जो भी कह लीजिए आप। इसमें ये पहला जो इसका यूनिट है मुगलों का शासन प्रबंधन। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो शासन है वो दो तरीके से शासन स्थापित किया जाता था, लेकिन मुगलों के समय में हम देख रहे हैं कि एक शासन का विस्तार मिल रहा है और ये शुरुआत की जा रही है केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जोर दिया गया था शेर शाह द्वारा और मुगलों ने भी उसी परंपरा को अपनाया, जो केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय 3 चरणों में बांट के अपनी पूरी शासन प्रणाली को संचालित कर रहे थे। क्योंकि मुगल साम्राज्य अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आय के जरिया जो अपना रहे थे, उसमें भू राजस्व व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए हम इस भू राजस्व पर भी चर्चा करेंगे कि आय के स्रोत क्या थे। अब जो इसमें जो दूसरा पॉइंट बन रहा है वो है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा के बारे में बताया गया था कि अकबर ने राजपूतों से जो अपनी राजपूत नीति स्थापित की, उसके बाद उनको मनसब का पद दिया। हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे जब उस पर आएंगे। तो सिर्फ हम एक हल्का सा यहाँ पे आपको इसका परिचय बता दे रहे हैं। तो अकबर ने राजपूतों को मनसब का पद दिया, उसके बदले उनको एक रियासत, एक छोटी सी जागीर दी जाती थी और उनको तनख्वाह भी दी जाती थी और उनको मनसबदार का पद दिया जाता था। वो मनसबदार अपनी सेनाओं को लेकर आता था और मुगल साम्राज्य की सेनाओं के साथ अपने सैनिकों को रखता था। तो ये मनसबदारी प्रथा के क्या मायने थे, कैसे लागू किया गया, इसकी रूपरेखा क्या थी, इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए और लास्ट में इसके निष्कर्षों पर चर्चा की जाएगी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है शेर शाह, सूरवंश के संस्थापक शेर शाह। इसकी शासन व्यवस्था का चर्चा करना है, जिसमें इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्थाओं पे चर्चा होगी। अब ये चौथा बिंदु है वो मराठा प्रशासन, मराठाओं का शासन, खास करके शिवाजी का जो अष्टप्रधान इनका प्रशासन व्यवस्था थी, उनके बारे में चर्चा होगी। और इसमें जो 5वां बिंदु है वो है मुगलों के अंतर्गत कृषि संकट। और ये कृषि संकट किस मुगल शासक जो शासन कर रहे थे उनके समय कृषि पे क्या क्या संकट आते हैं, उन पे इसमें चर्चा करना है। और इसके समय स्थानीय लोगों द्वारा कुछ विद्रोह होते हैं, जैसे जाट, सतनामी, सिख, बुंदेलों का विद्रोह। इन विद्रोहों के बारे में चर्चा करेंगे कि एक मुगल साम्राज्य जो इतना केंद्रित व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जा रहा था, आखिर में ऐसी क्या समस्या आई
कि स्थानीय स्तर पे विद्रोह होने लगे उसके खिलाफ, और ये विद्रोह कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पे हुए और उसका बहुत ही परिणाम जो आया बहुत ही दुखद रहा। और मुगल साम्राज्य का कहीं ना कहीं पतन होने के लिए, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने के लिए ये विद्रोह जिम्मेदार बनते हैं आगे चल के। जो हमारा पांचवा यूनिट है, पांचवी यूनिट है, इसमें ये है मुगल कालीन भारत में समाज एवं संस्कृति। समाज का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस व्यवस्था में आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो एक समाज है, और उस समाज की संस्कृतियाँ क्या क्या हैं इसका अध्ययन करना है। तो जो इसमें फर्स्ट बिंदु है वो है कि मुगल काल में ऐतिहासिक साहित्य का विकास। अब इसमें ये पढ़ना है कि मुगल जो शासन सत्ता थी उसमें मुगल शासकों के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किया गया, किस प्रकार से उसको प्रगति की गई। आप जानते हैं कि मुगल काल की जो भाषा थी, जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, और भारत में जो भाषा चल रही थी वो हिंदी और उर्दू थी। तो ये हमको देखना है कि यहाँ पे जो साहित्य था, ये साहित्य कितने साहित्य भारत में विकसित हो रहे थे, हिंदी साहित्य की स्थिति क्या थी, फारसी साहित्य की स्थिति क्या थी, उर्दू और अन्य रीजनल भाषाओं को कितना महत्व दिया जा रहा था, इसकी चर्चा इस पे की जाएगी। जो दूसरा बिंदु इसका है, ये गूगल लिखा हुआ है इसमें, और इसको मुगल आप पढ़िएगा। मुगल काल में उमरा वर्ग, उमरा वर्ग से मतलब हमने बताया था आपको कि उमरा वर्ग अमीर वर्ग होता है। तो ये मुगल काल के जो अमीर थे उनकी संरचना क्या थी, उनकी राजनीति में भूमिका क्या थी, वो किस प्रकार से उनको गठित किया गया था, और राजनीति में किस प्रकार से वो अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, ये सारी चीज़ों का चर्चा इस बिंदु पे की जाएगी। अब जो जिसमें तीसरा बिंदु है वो है मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला का मतलब कि इसमें जो मुगलों द्वारा किन किन जो स्थापत्य हैं उसका निर्माण किया जाता है, महलों का निर्माण किया जा रहा है, बागों को बनाया जा रहा है। वो बाग मुगलों काल में जो बाग बनाए गए वो भी उनके स्थापत्य के एक पार्ट थे। किस प्रकार से वहाँ उस महलों के अंदर किस प्रकार से जो किले बनाए गए, महल बनाए गए, इमारतें बनाई गई, जो मस्जिदें बनाई गई, उनको किस तरीके से बनाया गया, किन मटेरियलों का यूज किया गया, इसमें हम अध्ययन करेंगे। और अकबर से लेके, बाबर से लेके औरंगजेब तक की स्थापत्य का वर्णन इस बिंदु में हम करेंगे। मुगल चित्रकला के बारे में बात करेंगे। मुगल काल में चित्रकला जो चित्र बनाए जाते हैं और उसके लिए क्या राज्य की सहायता दी गई, इसकी चर्चा हम करेंगे इसमें। मुगल काल में समाज मुख्यतः समाज कैसा था, और समाज द्वारा किन किन चीज़ों को, विशेष करके जो त्यौहार थे और उनको कौन कौन से तीज त्यौहार मनाए जा रहे थे, मुख्य कौन कौन थे, इस पर चर्चा की जाएगी। और जो इसमें एक बिंदु है वो है स्त्रियों की दशा। मैंने पहले भी आपको चर्चा किया था पहले अपने लेक्चर में कि स्त्रियों की दशा, किसी समाज को अगर विस्तृत तरीके से अध्ययन करना है तो वहाँ के समाज की स्त्रियों के बारे में अध्ययन बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसका रहेगा स्त्रियों की दशा। तो ये हमारा जो 5 यूनिट था, 5 यूनिट की चर्चा हम सारांश रूप में कर लिए। अब हमको एक चीज़ बताना है इसमें कि इस पेपर के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन हो सकती हैं। आप देख लीजिए, जो इंग्लिश के छात्र हैं, जो अंग्रेजी में परीक्षाओं को देना है जिनको, उनके लिए बुकें हैं, ये ऊपर आपके लेक्चर लिस्ट में दी गई हैं। LF रसूक बुक और विलियम, जो इनका एक मुगल साम्राज्य के बारे में है, और इनके RS अवस्थी की बुक है द मुगल एम्पर हुमायूं के बारे में है। RP त्रिपाठी की बुक है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलती है। उत्थान और पतन करके है। विसेंट स्मिथ की है अकबर द ग्रेट है। बेनी प्रसाद की हिस्ट्री ऑफ जहांगीर है। BP सक्सेना की हिस्ट्री ऑफ शाहजहां ऑफ दिल्ली के बारे में है। KR खुरैशी की किताब है शेर शाह एंड हिज टाइम, शेर शाह और उसका समय। AB पांडे का है लेटर जो मेडुअल इंडिया है, अवध बिहारी पांडे के नाम से हिंदी में इनकी किताब आती है, उत्तर मध्यकालीन भारत। और इनका एक पार्ट, दूसरा भी पार्ट है जो है कि मध्यकालीन भारत और उत्तरकालीन मध्यकालीन भारत दोनों आया है। यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट लिखा हुआ है, अब हिंदी में वो दोनों पार्ट आ गई है। जो AL श्रीवास्तव हैं, इनकी भी किताब है एक मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर राधे श्याम मुगल सम्राट अकबर के बारे में जो एक महत्वपूर्ण किताब है। इसके अतिरिक्त जो आपके लेक्चर लिस्ट में दी गई है, इसके अतिरिक्त भी कई सारी किताबें हैं जो मार्केट में अच्छी वैल्यू हैं, जिनकी विद्यार्थियों को उसको पढ़ना चाहिए। वो भी देख रहे हैं, एक वो है सतीश चंद्रा की मुगल इंडिया, और
लाइक अहमद की मध्यकालीन भारत करके है जो मुगलों के बारे में है, और इसके अतिरिक्त और आर.पी. त्रिपाठी की आपने बुक बता ही दिया गया है ऊपर। तो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जो आसानी से मिल सकती हैं। हरिश्चंद्र वर्मा के बारे में आप जान ही रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर में आपने उनकी किताब पढ़ी थी, उनका दूसरा पार्ट भी आता है मुगल भारत के बारे में। तो आपके लिए इतनी पुस्तकें पर्याप्त है। विद्यार्थी अगर इसको पढ़ें तो आप इस पेपर को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये पेपर आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की क्योंकि इसके मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अंग्रेज़ों का शासन की स्थापना होती है। और जब आप अंग्रेज़ों के बारे में जब आप पढ़ा जाता है तो ये चीज़ चर्चा की जाती है कि जो अंग्रेजी संस्कृति भारत में आई तो उसकी चर्चा जब होती है कि ये भारतीय संस्कृति से कैसे भिन्न थी और कैसे इनकी स्थिति क्या थी और भारतीय संस्कृति की स्थिति क्या थी। तो जब किसी चीज़ से उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो यही भाग है, यही मुगलों का जो पार्ट है, जो मुगल साम्राज्य का पार्ट है, इसी की संस्कृतियों से उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। और ये दृष्टिकोण, एक और दृष्टिकोण है कि मुगल भारत में जो नीतियाँ बनाई गई अकबर द्वारा, वो नीतियाँ अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखती हैं कि एक साम्राज्य में सभी वर्गों को लेके किस तरह चला जाता है और सभी वर्ग जब साथ रहते हैं शासक के तो उसका परिणाम क्या पड़ता है, इस सिलेबस में आपको बताया गया है। एक चीज़ मैं पहले भी बताया था, अभी बता दे रहा हूँ कि बीए थर्ड ईयर के आधुनिक इतिहास के जो विद्यार्थी हैं जिनको थर्ड पेपर पढ़ना है, वो पेपर सेम टू सेम यही पेपर है, तो उनके लिए भी ये लाभदायक पेपर है। तो ये हमको ये उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझने में बेहद आसानी हुई होगी और आगे की कक्षाएं हम पुनः लेंगे अगले बिंदु में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।